इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यानी कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं। इसमें आज हम कहाँ हैं? अगर ये कहा जाए कि किस चैप्टर की चर्चा चल रही, तो चैप्टर हमारा क्या है? एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर कौन सा? संविधान के ऐतिहासिक आधार, यानी संविधान का स्रोत कह सकते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये आपके GS 2 यानी कौन? जहाँ पर भारतीय संविधान है, PCS UPPCS मेंस GS 2 टॉपिक 1, UPSC मेंस GS 2 का टॉपिक 1 है। ध्यान रखिए, उत्तराखंड अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं या जाएंगे तो वहाँ क्या GS 2 टॉपिक 1, या स्टेट PCS जहाँ पर भी संविधान है तो वहाँ आप समझिएगा संविधान का पहला क्या, संविधान की ऐतिहासिकता या संविधान के विकास का क्रम, यानी इसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। और वो भी बेस क्या है? एम लक्ष्मीकांत को हम लोग आधार बनाए हुए हैं। यहाँ इस समय हम कहाँ हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919, और जिसे हम क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये भी कहा जाता है। आपको ये जानना आवश्यक है क्या मॉन्टेग्यू कौन है? ये है भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन है? उस समय का वायसराय। ये बात आप ध्यान रखिए, ये पूछा भी जाता है कि जब भारत सरकार ने 1919 पारित हुआ, लागू हुआ, तो उस समय वायसराय कौन है? चेम्सफोर्ड। इसको कौन तैयार किया प्रस्ताव? कौन? मॉन्टेग्यू। क्यों इसे कहा गया सुधार? क्योंकि ये इम्प्रूव करने आ रहा है किसी एक्ट में, यानी ये क्या है? कुछ चीज़ों का विस्तार कहाँ होगा? इसी अधिनियम में होगा। जैसे कि संप्रदाय के आधार पर क्या निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कहाँ होना है? इसी में होना है। इसीलिए कह सकते हैं 1909 में सुधार करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। वहाँ मार्ले और मिंटो थे। आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं, अच्छे से समझ भी सकते हैं। मार्ले मिंटो थे, यहाँ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। एक कौन है? भारत सचिव। दूसरा कौन है? वायसराय। अब आप एम लक्ष्मीकांत में देखेंगे तो बहुत सारी बातें कम हैं, थोड़ा सा उसे हम लोग एनालाइज करेंगे तो उस चीज़ों को बढ़ा देंगे, इतनी सी बात है। उसमें क्या है कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। अब जानते हैं क्या उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना? कहने का मतलब सीधा है, ये एम लक्ष्मीकांत को अगर आप बेस बनाते हैं तो, लेकिन आपको भी हम क्या बताने वाले हैं? पृष्ठभूमि। किसकी पृष्ठभूमि? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की। लेकिन पहले हम आपसे ये बताने वाले हैं कि जो आपके एम लक्ष्मीकांत पर लिखी गई लाइन है उसका क्या मतलब रहा है। तो अगर ये कहा जाए कि 20 अगस्त 1917, कब? 20 अगस्त 1917, प्री के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है डेट का। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार, कौन? ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन के लिए उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग कर दिया। यानी ये कहा जाए कि ब्रिटिश सरकार ने कब उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया, तो कह सकते 20 अगस्त 1917। और इस अधिनियम में झलक दिखी किसकी? 1919 जब पारित हुआ, जो कि 1921 में लागू हुआ था। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। और ये बात आप समझिएगा, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन का विकास हो, इसके लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया था, जो कि लागू होगा कब? 1919 में, नहीं 21 भाई, लागू होगा कब? 1921 में। और इस पर चर्चा शुरू होगी 1917 से। क्रमिक विकास अगर देखा जाए तो ये बनाया गया 1919 में, लागू हुआ 1921 में। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत सचिव है मॉन्टेग्यू और वायसराय है कौन? चेम्सफोर्ड। अब यहाँ इसके मुख्य प्रावधान पर आने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे क्या इसकी पृष्ठभूमि। इसमें थोड़ा सा देखना होगा हमें कि आखिरकार इसे आने के पीछे का क्या कारण है। अगर हम ये समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। तो
भारत शासन अधिनियम कहिए या भारत सरकार अधिनियम कहिए 1909, चूँकि 1919 से, लेकिन उसकी जड़ें कहाँ है? 1909 में छिपी हुई। यानी कि अगर ये कहा जाए कि 1919 की बातें कहाँ दिखेंगी आपको, या 1909 नहीं होता तो 1919 को लाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी जड़ें वही हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909 की बात करें तो भारतीयों के स्वशासन की मांग, भारतीय किस बात की चर्चा करते थे? ब्रिटिश हुकूमत से भारतीय मांग करते थे कि हमें क्या चाहिए? सेल्फ गवर्नेंस चाहिए, यानी हमें स्वशासन चाहिए। और इस मांग को 1909 अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार पूरा ना कर सकी थी, वो पूरा नहीं कर पाई थी। उसने संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान कर दिया, वो भी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली ला करके। यानी क्यों लाया था? फूट राजकारों के लिए। अब ये मामला था उसके संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन का प्रावधान जब उसने पृथक रूप से कर दिया, कहाँ? 1909 के द्वारा, तब असंतोष व्याप्त हो गया हिंदुस्तान के आंदोलनकारी और क्रांतिकारियों में। यानी कह सकते हैं कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो, दोनों में असंतोष हुआ। और इसका नज़ारा देखोगे कहाँ? 1916 जब लखनऊ में होगा क्या? एक समझौता। क्या होगा? लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट भी लोग ऐसा बोलते रहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में होगा समझौता, किस बात को लेके कि कैसे हम अपनी मांगों को रखें कि ब्रिटिश हुकूमत की नींदें टूट जाएं। फिर आगे क्या है कि 1916-17 में एक रिपोर्ट आई, और वो रिपोर्ट का नाम मेसोपोटामिया रिपोर्ट है। मेसोपोटामिया रिपोर्ट 1916 या कहेंगे 17 में आई। उस रिपोर्ट में ये प्रकाशित किया गया कि अब अंग्रेजवे भारत में शासन ना कर सकता, मतलब कि अंग्रेज भारत में शासन करने के लिए अक्षम पाए गए। किस रिपोर्ट में? मेसोपोटामिया रिपोर्ट। तो इस भाषा बदल गई, इससे परेशान मत होइए। तो मेसोपोटामिया रिपोर्ट में बात कहा गया क्या कि अंग्रेज अब भारत पर शासन करने के लिए पूरी तरह अक्षम हैं, सक्षम नहीं हैं। जब उसने अक्षम बताया, और उसी समय होम रूल आंदोलन, आप जानते हैं होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916, और कौन सा? सितंबर 1916। 2 होम रूल है, एक तिलक जी की, एक बेसन जी की है। तिलक जी ने अप्रैल 16 में स्थापित किया 1916 में, और वहीं एनिबेसन जी ने सितंबर 1916 में किया। बाजी स्थापित करना चाहती थी एनिबेसन, बाजी मार दिया था कौन? तिलक जी। तो वो बातें बाद में हम करेंगे आपसे। वो होम रूल आंदोलन से क्या हुआ कि भारतीयों में अवेयरनेस आ गई, वो जागृत हो गए। यानी उनको लगा कि हम अपने अधिकारों की मांग करें, देश मेरा है और हमें अधिकार चाहिए, अगर मुझ पर शासन करना है तो हमें अधिकार दीजिए, पूरी तरह गुलाम बना के नहीं, गुलामी तो हम झेल ही रहे हैं, अब हमारे विकास के भी अधिकार चाहिए, बस ऐसा नहीं सिर्फ आप मेरा शोषण करते रहिए। तो जागृत फैला और राष्ट्रीय चेतना। उधर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, गांधी जी का आगमन हो गया हिंदुस्तान। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में, चल ही रहा था, और गांधी जी 15 में आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन सबका बड़ा प्रभाव रहा, दबाव बनते जा रहा था किसके ऊपर? ब्रिटिश हुकूमत के सामने दबाव बनने जा रहा था। अब प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाहिए तो खुश करो, गांधी जी आ चुका है, खुश करो। तो कहे भाई देखो खुश करेंगे, आपको आज़ाद कर देंगे, आपको बहुत आपके अधिकारों को मांग लेंगे, लेकिन आप हमारी मदद करो, गांधी जी से कहा गया। तो भारतीयों का सहयोग पाने के लिए उनकी बातें कुछ न कुछ माननी पड़ेगी। तो उन्हें इस बात का वादा किया गया, वैसे वादा किया जाता, तोड़ने के लिए वादा कभी निभाया नहीं जाता। मतलब कोई वचन किसी को दे दिया तो समझ लो वचन दिया तो निभाएगा नहीं, वो काम अंग्रेजों किए थे, ब्रिटिश सरकार भी वही की थी, वादा किया था तो वो वादा निभाएगा नहीं हो। नहीं तो जो है बार बार लोग याद दिलाते वादा ना तोड़, वो याद दिला के क्या करोगे भाई? वो कह दिए थे हम करेंगे, लेकिन मॉन्टेग्यू जो था, जो भारत सचिव, तो उसने कहा भारतीयों से, भारत सचिव था वो मॉन्टेग्यू, उसने कहा कि देखो परेशान मत होइएगा, हम एक प्रस्ताव बना के घोषणा कर देते, हमारा मदद करा तो सब युद्ध में। मतलब कहाँ? प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को सेना में भर्ती करवाया और युद्ध लड़ने के लिए भेजा किसने? महात्मा गांधी ने। इसीलिए उस किसे महात्मा गांधी को क्या कहा गया है?
सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट, और उन्हें जिस बात की उम्मीद थी धोखा खा गया गांधी। वादा किया तो ब्रिटिश हुकूमत ने तो का लाभ देंगे, लेकिन दिया ना लाभ। क्या हमने भी पहले कहा था, वादा तोड़ने के लिए ही किया जाता है। अगर वादा किसी ने नहीं किया तो समझ लो वो काम करेगा जो आप उससे चाह रहे हैं। लेकिन उसने कहा बेशक आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, तो इतना समझ लो उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिलेगा, वो आपके लिए खड़ा नहीं मिलेगा। मतलब वादे की बात, तो वादा वैसे ही लोग भी किए थे। ब्रिटिश सरकार भी वादा कर रही थी, भारतीयों के साथ लुका छिपी के खेल खेल रही थी, तो उसी में लॉलीपॉप दे दिया कौन, मॉन्टेग्यू ने। मेरे अनुसार ये लॉलीपॉप है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, और ये लॉलीपॉप है मॉन्टेग्यू को। लॉलीपॉप किसे दिया, भारतीयों को। कहा टेंशन ना लीजिए, हम क्या करने वाले हैं, हम उसने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा कर दिया। तो पहले ही कहा देखिए ब्रिटिश सरकार के सामने मैं एक सुधार के लिए ला रहा हूँ, उसके लिए एक डिक्लेरेशन जारी करूंगा। वो डिक्लेरेशन में कहा कि भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्थिति में प्रदान कर दूंगा, जी भारत को आज़ाद कर दूंगा, यानी फ्री डोमिनियन स्टेट कौन होगा, भारत होगा। ये बात किसने कहा दिया था, मॉन्टेग्यू। इसीलिए लोग, भारतीय लोगों ने इसमें हिस्सा ले लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। अब बात ये उठी कि इसका क्या मतलब है, तो उसने कहा था, और मॉन्टेग्यू भारत आया लंदन से। गवर्नर चेम्सफोर्ड उस समय शिमला में था, क्योंकि ठंड गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो जितने वायसराय होते शिमला में ही रहते थे वो, क्योंकि वो पर्वतों पे जानते हैं तापमान आर्द्रता वहाँ रहती मेंटेन, तो वहाँ रहते हैं वो। तो गया मिलने, और उसने उस रिपोर्ट को दिखाया किसे, चेम्सफोर्ड वायसराय को। और जुलाई 1918, कब, जुलाई, जब इसको दिखाया, किसने, जुलाई 1918 को प्रकाशित करवा दिया। वो प्रस्ताव जो बनाया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ये प्रस्ताव पे दोनों ने बनाया, चर्चा किया, और संयुक्त रूप से अगर देखा जाए तो दोनों ने एक साथ जो अपनी बातें कही उसकी संयुक्त रिपोर्ट, यानी किसकी, मॉन्टेग्यू की और चेम्सफोर्ड की ज्वाइंट रिपोर्ट को एक साथ करते हुए पारित हुआ क्या, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे इन्फोर्स कब किया गया, अप्लाई कब किया गया देश के ऊपर, भारत के ऊपर, 1921। ये थी पृष्ठभूमि किसकी, ये पृष्ठभूमि थी भारत सरकार अधिनियम 1919 की। समझ गए बात। अब अगर आप समझ गए तो फिर आनंद ही आनंद है। चलिए अब बात करते हैं कि इसके मेन थीम, यानी इसके मेन प्रोविजन क्या है, मुख्य प्रावधान क्या है। तो मुख्य प्रावधानों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें देखना कि भारत सचिव जो था, देखिए लोग पहले अपने देखते हैं तब दूसरे की तरफ देखते हैं, और ये पहले से चला रहा है। आजकल चुनाव चल रहा है तो देश में, तो लोगों को लगता है नेताजी लोग सपोर्ट ना करते किसी को, बाद में बनने के बाद सांसद बन गए तो कुछ करवे न कि, ऐसा लोग बोलते रहते, गांव के माहौल में देखा जाता है। जैसे कि कहा जाए कि गांव वाले आजकल पूछते हैं ना कि अरे भाई आप 2014 में आए थे तो सांसद ग्राम योजना चलाए थे, तो सांसद ग्राम योजना में वो दोनों गौआ कहाँ खोई गवा, तो ऐसे पूछते हैं। ऐसे यहाँ है कि थीम तो ये थी, लेकिन लोग पहले अपने बारे में ध्यान देते हैं। सांसद ग्राम योजना जैसी बहुत सारी योजना देश के अंदर आई थी, असफल रही, उन्हें सफल नहीं माना जाए, क्योंकि उन गाँव का पता नहीं चला गाँव कहाँ गए। वैसे ही पहले अपना लोग उल्लू सीधा करते हैं, तो हमारे राजनेता सब अंग्रेजों से शिक्षा लिए हुए हैं, ये समझ लीजिए आप। तो अब सबसे पहले भारत सचिव की परिषद में खेला शुरू हुआ, यानी कि इस प्रस्ताव में भारत सचिव ने प्रस्ताव बनाया था, और उसने उस प्रस्ताव में पहले अपनी ही बात कर ली थी। कौन सी बात, हमने कहा उत्तरदायी शासन के क्रमिक विकास की शुरुआत होगी इस अधिनियम से, लेकिन हमने उत्तरदायी शासन का मतलब है कि आप जिम्मेदार होंगे किसके प्रति, सरकार के प्रति। अब पहले हम देखते हैं भारत सचिव का क्या हुआ। इसका भारत सचिव को जो खर्च दिया जाता था भारतीय राजस्व, ध्यान रखिएगा, भारत सचिव को जो खर्च दिया जाता था किससे, भारतीय राजस्व से, अब वह दिया जाएगा ब्रिटिश राजस्व से। बस ये बात, पहला प्रावधान कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। दूसरा क्या, भारत सचिव की जो काउंसिल थी, यानी जो परिषद थी, उसमें सदस्य संख्या थी 8, अब कर दिया गया कितना, 12,
यानी अब मिनिमम कहा गया 8, अधिकतम कहा 12, यानी भारत सचिव परिषद में कम से कम 8 सदस्य होंगे और अधिकतम कितने होंगे, 12 सदस्य होंगे। ये बात समझिएगा। और इस भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की भी बात कर दी गई। किसकी? हाई कमिश्नर की। दूसरी बात यह भी है कि उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। मैंने इसके पहले आपको चर्चा कर दिया है। यानी एक लाइबल गवर्नमेंट बनाने की भारत में तैयारी किसने कर लिया था? ब्रिटिश सरकार ने। यह आप समझिएगा। उस क्रम में उसने क्या किया? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। क्या? डायरेक्ट इलेक्शन, जैसा कि भी हो रहा लोकसभा में आप देख रहे हैं। यानी क्या? इस अधिनियम ने पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की बात किया और महिलाओं को मताधिकार का भी अधिकार दिया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर अधिकार मिला तो पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार और पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की बातें की गई कहाँ? इस अधिनियम में। यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्री एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम जो भी आप देते रहते हैं। दूसरी बात क्या? सांप्रदायिक आधार पर 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल और निर्वाचन का अधिकार दोनों दिया गया था मुसलमानों को। अब क्या किया गया? उस निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। अब सिख को भी निर्वाचन मंडल में आरक्षण की बात कर दी गई, ईसाइयों को भी दिया गया, भारतीयों को भी दिया गया और साथ ही साथ यूरोपीय लोग जो उनको दिया गया। यानी कह सकते हैं कि 1909 में बचा खुचा जो था वो उसकी कह सकते हैं कि वहाँ फूट डाल के पेट नहीं भरा रहा अंग्रेजमन के, तो फिर चलिए आए कहाँ 1919 में तबाही मचाने के लिए। भाई क्या करोगे? 5 साल में नहीं लूट पाए, कम था तो 5 साल फिर बताते हैं। यही काम है भी लोग भी किए थे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं किए थे। इन लोगों ने बस शिगुफा छोड़ दिया था, जिसे आजकल की भाषा में जुमला कहते हैं। हम आपको उत्तरदायी शासन देंगे, आपका विशेष ध्यान देंगे, आपको एक स्वतंत्र डोमिनियन राज्य बना देंगे। इसका नारा दे दिया था ब्रिटिश हुकूमत ने। लेकिन एक गाना है कि वादा न तोड़, और उस आगे की लाइन आप समझ सकते हैं और बाद वाली लाइन समझ सकते हैं तो आप सब समझ सकते हैं। अब और क्या किया गया? इस अधिनियम द्वारा द्वैत शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना ये केंद्र में किया गया। कहाँ किया गया बेटा? बताइए। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हुई। और जो प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हुई, या ऐसे नहीं, विषयों के आधार पे हुआ, ना कि कुछ और किया गया। क्या किया गया? विषयों के आधार पे। विषय का मतलब क्या? आरक्षित, और क्या दूसरा विषय बना दिया गया? हस्तांतरित, यानी ट्रांसफरेबल और किसे? रिजर्व्ड। 2 विषयों को ला के रख दिया गया। यानी आप ये मत समझिएगा, क्योंकि सदन द्विसदनात्मक होगा कहाँ? सेंट्रल में। लेकिन यहाँ क्या किया गया? प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई, और वो भी विषयों के तरीके से, विषयों में बांट करके। प्रांतों में द्वैत शासन 1919 की एक मुख्य विशेषता है, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय, ध्यान रखिएगा। इस द्वैत शासन में क्या? केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया। जो प्रांतीय विषय था, उसी प्रांतीय विषय को फिर क्या कर दिया गया? 2 पार्ट में कर दिया गया। एक क्या विषय बनाया गया? आरक्षित, और दूसरा बनाया गया हस्तांतरित। 2 विषय बना दिए गए। इस पे अभी हम आज से चर्चा करने वाले हैं। पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत आवश्यक हो, कौन से विषय हैं जो यहाँ रखे गए हैं, इसको भी हम समझने वाले हैं। पहले हम ये जानना चाहते हैं कि किसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया है? केंद्रीय विधान परिषद, यानी कि केंद्रीय जो विधान परिषद थी,
अब वह बन गई है द्विसदनात्मक, यानी दो सदनों की बात कर दी गई है। जहां एक सदन होता था वहां क्या हो गए, दो सदन बन गए। दो सदन कैसे, एक बना क्या, राज्य परिषद, और दूसरा बना विधानसभा। राज्य परिषद को उच्च सदन, जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में राज्यसभा है, और निम्न सदन सभा यानी हमारे यहाँ जो वर्तमान में इसमें लोकसभा है उसे हम निम्न सदन कहें। सदस्यों की संख्या भी इसी अधिनियम द्वारा बताया गया क्या, कि जो राज्य परिषद है उसमें अधिकतम 60 सदस्य होंगे, जिनमें से 34 ऐसे होंगे जिनका क्या होगा, निर्वाचन होगा, निर्वाचित किए जाएंगे, और 26 ऐसे होंगे जो नॉमिनेट किए जाएंगे। इन सबका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ये बात की गई थी, समझे आप मेरी बात। इसके बाद जो निम्न यानी विधानसभा थी 145 यानी 145 सदस्य थे टोटल इसमें, जिसमें से 104 सदस्य को क्या होगा, निर्वाचन होगा, और 41 जो मेंबर बचेंगे उनका नॉमिनेट किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। इनका कार्यकाल 3 वर्ष, यानी कि विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष होगा और राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अब इस समय अगर देखेंगे तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, और जो लोकसभा है उसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है वर्तमान में। कहीं ना कहीं हमने कहा कि संविधान में जो बातें रखी गई हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, वो सारे सोर्स यहीं से लिए गए हैं, यानी यहीं से रैप किया गया चीज़ों को। अब मामला था कि इन दोनों एक जैसे ही थे, सभी मामलों में शक्तियां राज्य परिषद और विधानसभा की समान थी, लेकिन एक अंतर कर दिया गया था क्या, इन शक्तियां सब पे समान रही, लेकिन बजट पर विशेषाधिकार किसे प्राप्त था, विधानसभा को। आज भी बजट पर एकाधिकार है किसका, जनता के सदन का, केंद्र में हमारी लोकसभा का, और राज्य में अगर देखोगे तो हमारी राज्य विधानसभा का। राज्य विधान परिषद बजट पे कुछ नहीं बोल सकती है, सेंट्रल में भी हमारी राज्यसभा बजट पे कुछ नहीं बोल सकती है, क्योंकि बजट का पूर्ण अधिकार किसे है, जनता के सदन को है। अब हमें यह समझना है इसके साथ ही साथ कि हमने आपसे पहले कहा क्या कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, तो ये कैसे हुआ है आपको ही मैं समझा दे रहा हूं, क्योंकि ये जो मेन बात थी द्विसदनात्मक, ये भी आप समझिएगा कि जो प्रांत, अभी आप 1935 का जब अध्ययन करेंगे तो थोड़ा सा अंतर पाने वाले हैं कि जो द्वैध शासन की शुरुआत प्रांतों में 1919 के द्वारा की गई थी, वह प्रांतों समाप्त करके केंद्र में शुरू होगी। कहाँ, 1935 में। आप एक एक एक्ट को बड़े बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, तो इस अधिनियम यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। डायआर्की जो कि यूनानी शब्द है, जो कॉन्सेप्ट किसका है, लियोनिस कॉर्टिस का है। किसका है, लियोनिस कॉर्टिस का। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है हमारे यहाँ पहले ही। जो द्वैध शासन प्रांतों में था, कह सकते हैं उसमें कैसे दो सरकारें नहीं, विषय के आधार पे विभाजन किया गया, यानी एक क्या केंद्रीय विषय और फिर क्या प्रांतीय विषय, यानी प्रांतों में दो विषयों के आधार पर दो तरह के शासन शुरू किया गया, केंद्रीय विषयों पर और किस पर, प्रांतीय विषयों पे। फिर क्या किया गया, जो प्रांतीय विषय थे, प्रांतीय विषयों को दो भागों में पुनः बांट दिया गया। दो भाग कौन कौन से, एक बनाया गया क्या आरक्षित विषय, और दूसरा बनाया गया क्या हस्तांतरित विषय। यानी पहला क्या आरक्षित कहेंगे या संरक्षित कहेंगे, और दूसरा क्या कहेंगे हस्तांतरित विषय। जैसे कि अगर देखा जाए आरक्षित विषय में क्या क्या था, पुलिसिंग सिस्टम, राजस्व, न्याय, वित्त व्यवस्था, ये सब इसी में आता था। और जो हस्तांतरित विषय था वो स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषय में शामिल किए गए थे। सबसे जो खास बात है, कहा गया था कि भारत में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन या उत्तरदायी शासन के विकास के अनुक्रम का प्रारंभ इस अधिनियम से होता है। ये इस उस उत्तरदायी शासन की झलक यहाँ दिखने वाली है। लेकिन आप समझिएगा पहले कि जो गवर्नर यानी जो वायसराय था वो मालिक होता था, वो सारी जो निर्णय करता था, लेकिन जो आरक्षित विषय होते थे उन पर गवर्नर का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था। यानी कि आरक्षित विषयों पर शासन गवर्नर उत्तरदायित्वहीन है, यानी कह सकते हैं कोई लायबिलिटी उसकी नहीं है, इसीलिए तो इसमें एक दोष है। लेकिन हस्तांतरित विषयों पर अगर देखा जाए, क्या इन विषयों पर शासन गवर्नर कर रहा था, किसकी मदद से, भारतीय मंत्रियों
की सलाह पर ही गवर्नर हस्तांतरित विषयों पर निर्णय करता था। यानी अगर ये कहा जाए गवर्नर और मंत्रियों दोनों की बात किया जाए तो ये क्या करते थे, उत्तरदायित्व पूर्ण शासन करते थे। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होते थे, व्यवस्थापिका सभा के प्रति होते थे। अब एक सवाल उठा कि मंत्री कहाँ से आते थे, तो मंत्री व्यवस्थापिका सभा से होते थे, जो कि वो जो राज्य के जो उसी के प्रति उत्तरदायी होते थे। यानी जो मंत्री थे वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं, व्यवस्थापिका सभा। जैसे वर्तमान में हमारे मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये आप समझते हैं इस बात को। गवर्नर और क्या कहते हैं, भारतीय जो मंत्री थे, गवर्नर भारतीय मंत्रियों की मदद से ही क्या करता था, हस्तांतरित विषय में निर्णय करता था, चाहे वो स्वास्थ्य का विषय हो, शिक्षा का हो, स्थानीय स्वशासन का हो। अब इसीलिए कहा गया कि उत्तरदायित्व पूर्ण शासन है यहाँ, लेकिन आरक्षित विषयों पे उत्तरदायित्वहीन शासन है, क्योंकि गवर्नर वहाँ किसी के प्रति लायबल नहीं है। जबकि अगर देखा जाए यहाँ हस्तांतरित विषयों पे वो लायबल किसके प्रति है, व्यवस्थापिका सभा के प्रति मंत्री और गवर्नर दोनों उत्तरदायी हैं। एक खास बात और है कि मंत्री की नियुक्ति और उन्हें हटाने की जो शक्ति थी वो किसके पास थी, गवर्नर के पास थी, यानी वायसराय के पास थी। व्यवस्थापिका जो सभा थी उसे अगर कहा जाए तो किससे मिलकर बनती थी, दो भागों में बटी थी, यानी गवर्नर और उसकी परिषद उसमें शामिल होती थी और गवर्नर और मंत्री शामिल होते थे। यानी व्यवस्थापिका सभा की जब बात उठे तो आप समझ जाइएगा, गवर्नर और उसकी काउंसिल यानी उसकी परिषद और गवर्नर और भारतीय मंत्री, इनको मिला करके क्या बनती थी, व्यवस्थापिका सभा बनती थी। आप किसी कंफ्यूजन में मत जाइएगा। अब आपको ये समझना है कि जितने जो अधिकार हैं सुरक्षित विषय में जो अधिकार दिए गए हैं, गवर्नर और उसकी परिषद वहाँ क्या है, उत्तरदायित्वहीन शासन का हिस्सा बना देगी। यानी गवर्नर और उसकी परिषद यहाँ उत्तरदायित्वहीन है पूरी तरह। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर आरक्षित विषय पर कहीं भी लायबिलिटी गवर्नर या उसके काउंसिल की नहीं है। इसीलिए मैंने लिख दिया क्या किया, गवर्नर का उत्तरदायित्वहीन शासन है करता। लेकिन दूसरी तरफ जब आप देखेंगे जो कि यानी कि कौन है, हस्तांतरित विषय है। हस्तांतरित विषय में अगर आप देखते हैं तो वहाँ क्या मिलता है कि वो गवर्नर और उसके मंत्री शासन के प्रति या हस्तांतरित विषयों में दिए गए प्रावधानों के लिए क्या है, उत्तरदायित्व उनके पास है, उत्तरदायित्व पूर्ण है, यानी कि उत्तरदायी हैं, लाइबल हमें सवाल जवाब उनसे कर सकते हैं आप। अगर ये कहा जाए कि व्यवस्थापिका में ही आप देखते हैं कि एक तरफ कहा जाता है कि नहीं कोई उत्तरदायित्व नहीं, यानी व्यवस्थापिका का पहला भाग कौन है, गवर्नर और परिषद है, जो लाइबल कहाँ नहीं है, आरक्षित विषयों पे। वहीं व्यवस्थापिका का दूसरा भाग है, यानी गवर्नर और उसके भारतीय मंत्री हस्तांतरित विषय पे क्या है, उत्तरदायित्व पूर्ण शासन करेंगे। और समझिएगा, यानी व्यवस्थापिका में दो भाग जो हैं, वो पहला भाग क्या है, उत्तरदायित्वहीन शासन करेगा, और जो गवर्नर और भारतीय मंत्री हैं दूसरा भाग क्या करेगा, उत्तरदायित्व पूर्ण शासन करेगा। अब आप समझ गए, यानी एक ही व्यवस्थापिका में दो भाग जो किए गए हैं उनमें एक उत्तरदायित्वहीन शासन करेगा और एक उत्तरदायित्व पूर्ण शासन करेगा। यानी उत्तरदायित्वहीन शासन गवर्नर और उसकी परिषद करेगी आरक्षित विषयों पर, समझ गए आप, और हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर और भारतीय मंत्री करेंगे क्या, उत्तरदायित्व पूर्ण शासन। अब समझ गए, अगर इतनी बात समझ गए तो आप उत्तरदायी शासन को समझ जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ये सपना 1917 में देखा था कि भारत में क्या किया जाए, उत्तरदायित्व पूर्ण शासन का विकास किया जाए। और इसी व्यवस्था को, इसी शासन की व्यवस्था को क्या कह दिया गया, डायआर्की द्वैत शासन। यानी कि व्यवस्थापिका तो एक ही है, उसके दो पार्ट हैं, गवर्नर की काउंसिल और गवर्नर और भारतीय मंत्री, यही तो है। यानी यही तो दोनों का शासन शुरू। जैसे आप देखते हैं पिट्स इंडेक्स 1784 में शासन शुरू होता किसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऐसे यहाँ व्यवस्थापिका सब, वहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दो भाग हो गए थे, यहाँ व्यवस्थापिका सबक दुई पार्ट कर दिए हैं। अब समझ गए मेरी बात, इसी कहते हैं द्वैत शासन। और शासन के इसी विभाजन के कारण हमारे ये कहा जाए कि इस अधिनियम में जो प्रावधान दिए गए उन्हें एक लाइन यूज किया गया क्या, कि द्वैत शासन है। 1 अप्रैल 1921, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 1 अप्रैल 1921 से द्वैत शासन कहाँ, बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम में शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, असम में शुरू किया गया, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में शुरुआत किया गया। 1923 में बर्मा विधान परिषद और 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत
विधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो अगर ये कह सकते हैं कि ये भी 1923 में द्वैध शासन में शामिल कर लिए गए थे। तो इस तरह अगर हम देखते हैं तो द्वैध शासन कॉन्सेप्ट है लियोनिस स्कॉटिस का, जिसे का उनकी पुस्तक डायआर्की है जिसमें अच्छे वर्णन किया गया है। अगर ये भी कहा जाए तो भारत शासन नियम 1919 के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी और भारत सचिव को भारत महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया था। ये सारी बातें इसी में की गई हैं। अगर ये भी कहा जाए कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पहली बार अलग कब किया गया था, तो आपको बता दें भारत का अधिनियम 1919 के द्वारा ही केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग कर दिया गया था। प्रत्येक निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया था। कहाँ? 1919 के द्वारा ही बनाया गया था। तो आप सवाल किया जाए कि प्रथम निर्वाचन की पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया था किस अधिनियम द्वारा, तो आप बताएंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अब एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हैं तो कुछ लाइनें मेरे द्वारा कनेक्ट कर दी गई हैं, बाकी सारी बातें वही हैं। हमने जो बातें आपको बताई हैं कहीं कुछ अलग हमने नहीं बताया है। अब उसमें क्या है कि प्रशासन के सही विषयों को दो भागों में बांटा गया, मैंने बता दिया। केंद्रीय प्रांतीय को दो भागों में बांटा गया, वो भी मैं क्लासीफाई करके आपको समझा दिया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, सार्वजनिक और स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय कृषि, ये सब मैंने आपको अच्छे समझा दिया। अब आप जब जाते हैं कहाँ, जो अर्थशास्त्रीय विषय है उसको मैंने समझा दिया। फिर क्या दूसरी आपके अगर उसी लक्ष्मीकांत में देखिएगा डायआर्की के बारे में बताया गया, वो भी मैंने आपको बता दिया। और द्विसदनीय व्यवस्था का शुरू किया गया, प्रत्येक निवासी शुरू किया गया, सब मैंने बातें कर दिया। जो लक्ष्मीकांत का पैरा 3 है उसकी बात कर रहा हूँ, 1919 अधिनियम का, आप देख लीजिएगा। द्विसदन की बात वही बता दिया मैं आपको। सदन के बहुत सदस्यों संख्या निर्वाचन के माध्यम से भरे जाएगा, बता चुका हूँ, क्योंकि आप बताया हूँ जहाँ 60 मेंबर थे 34 क्या होंगे निर्वाचित, तो 26 क्या होंगे मनोनीत। 145 में से अगर ये कहा जाए कि 104 निर्वाचित होंगे तो बाकी क्या होंगे नॉमिनेट होंगे, यानी नॉमिनेट होने की संख्या कम रहेगी। ये बात मैं बता दिया। वायसराय की कार्यकारी परिषद सदस्यों की संख्या बढ़ा देगी, सब बता दिया हमने इसके बारे में आपको। यही बता दिया कि संपत्ति कर या अन्य योग्यताओं के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार मिला। आप समझिएगा मत सब नहीं दे पाते थे। 1919 में वही लोग मतदान कर सकते थे जिनके पास संपत्ति अधिक हो, अपने संपत्ति का ब्यौरा दें और प्लस वो कर अधिक व्यय करते हों, तो ऐसे लोगों को ही अधिकार मिला था। यानी मुट्ठी भर लोग मतदान कर सकते थे, सभी लोग चुनाव नहीं भाग लेते थे। सभी लोग चुनाव भाग लेते तो शायद अंग्रेज टिक ही नहीं पाते। जात धर्म के नाम पे जो आज चुनाव चल रहा है वो सब चलता रहता। लंदन में एक उच्चायुक्त के कार्यालय मैंने बताया था कि हाई कमिश्नर की बात की गई। हाई कमिश्नर की नियुक्ति क्यों की गई थी, किसकी मदद करने के लिए किया गया था हाई कमिश्नर की? भारत का जो सचिव था उसकी मदद के लिए किया गया था। एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया जिसने 1926 में से सिविल सेवकों की भर्ती का कार्यक्रम शुरू किया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया कि विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का भी कहा गया। ये 9वां पैरा था उसका, आप देख सकते हैं। और दूसरी बात देखें कि एक वैधानिक आयोग गठन किया गया जिसके 10 वर्ष बाद जांच करके रिपोर्ट देना, यानी एक आयोग और बनाया गया जिसका काम ये था कि भारत सरकार ने 1919 की समीक्षा करके रिपोर्ट दीजिए। लेकिन हुआ क्या कि ये फेल होने लगा, तो एक बना क्या, एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम है साइमन आयोग। यानी हम अगला जो इसमें संवैधानिक इतिहास पढ़ने वाले हैं वो साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन समीक्षा करने आएगा 1919 का, आना चाहिए उसे कब 1929 में, लेकिन आएगा कब 1927 में। क्यों गठित हो जाएगा, रीजन क्योंकि 1919 असफल सिद्ध होने लगेगा तो उसकी समीक्षा करने के लिए तुरंत लाया जाएगा उसे। अब हम साइमन आयोग पढ़ने के बाद 1935 चर्चा करेंगे, क्योंकि 1935 जो शासन नियम है उसकी नींव कहाँ टिकी हुई है, साइमन आयोग पर टिकी है, इसे हमें पढ़ना है। उन विवादों को देखना, साइमन का विवाद क्या है, कौन लाठियाँ खाएगा, कौन शहीद हो जाएगा और कौन उसके बदले किसी की हत्या कर देगा। पूरी कहानी बहुत अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में आपको सुनाई जाएगी। किसकी कहानियाँ आपको सुनाई जाएंगी, साइमन की, लाला लाजपत राय की, वहाँ होंगे भगत सिंह, सबकी कहानी को हम मॉडर्न इंडिया से कुछ को लाएंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे बहुत अच्छे से। साइमन आयोग के बनने बिगड़ने की कहानी और हमारे सामने जो चुनौती होगी लॉर्ड वर्कले के द्वारा जो चैलेंज हमें दिया जाएगा भारतीय कांग्रेस को, उस पर चर्चा हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो बने रहिए, कंटिन्यू हमारे साथ रहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था को कंप्लीट करवाया जाएगा निःशुल्क, जिसके लिए कोई कभी आपसे शुल्क लिया नहीं जाएगा। पूरी तरह ये सेवाएं मेरे द्वारा जो दी जा रही हैं ये निःशुल्क होंगी। आपको इसके संबंध में कोई सुझाव देना चाहें तो उन्हें सुझाव दे सकते हैं।
अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ ज़रूर हमें लाभ होगा। और हमें अगर कुछ सपोर्ट करते हैं आप, तो ज़ाहिर सी बात है और एक दो सब्जेक्ट की शुरुआत में करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं सकता है। बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।